नमस्कार साथियों, आप सभी का YouTube चैनल पर स्वागत। सोडा क्लासेस के YouTube चैनल पर हम सभी आज फिर एकत्रित हुए हैं एक जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी के ऊपर चर्चा करने के लिए। आप लोगों को पता होगा कि जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी जो है अभी अनाउंस हुई है और उस विज्ञप्ति में विज्ञान जो है उसको भी शामिल किया गया है। ठीक जैसे कि पिछली बार भी विज्ञान के प्रश्न आए थे। 2015 में जब जूनियर अकाउंटेंट था तब भी साइंस के 25 क्वेश्चन इसमें से इस एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो आप लोगों को सबको पता है कि 150 क्वेश्चनों में से 25 क्वेश्चन जो है वो विज्ञान के भी पूछे जाते हैं। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि वो जो 25 क्वेश्चन हैं उन 25 प्रश्नों का कौन कौन से टॉपिक में से किस किस तरीके से प्रश्न आने की संभावनाएं रहती हैं, है ना। हम उनका विश्लेषण करने वाले हैं कि जो जितने भी उसमें जो यूनिट्स जो थी उनमें से मैंने टॉपिक निकाले हैं। तो टोटल लगभग 11 टॉपिक हम लोगों को सामान्य विज्ञान के प्राप्त होते हैं और प्रत्येक टॉपिक में से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों, जूनियर अकाउंटेंट में साइंस का एक बहुत बड़ा रोल है और अगर आप सोडा क्लासेस सूरतगढ़ में अगर आप हमसे साइंस के लिए जुड़ते हैं तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि लगभग 25 में से 20 प्लस क्वेश्चन यानी कि 22 प्रश्न या 21-22 प्रश्नों तक मैं आपको ले जा सकता हूं। अगर आप हमारे ऑफलाइन बैच में जुड़ना चाहें तो आप अकेडमी के अंदर संपर्क कर सकते हैं। और अब हम चर्चा करने वाले हैं कि किस टॉपिक से किस किस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले भौतिक व रासायनिक परिवर्तन, ठीक है ना। रसायन विज्ञान का जो सबसे पहला टॉपिक है, आप जब सिलेबस भी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे फर्स्ट टॉपिक जो है उसमें फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस हैं, भौतिक व रासायनिक परिवर्तन। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि एक क्वेश्चन आप लोगों को भौतिक व रासायनिक परिवर्तन में से निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। एक प्रश्न कम से कम देखने से मिलेगा आपको, यानी भौतिक व रासायनिक परिवर्तन का एक क्वेश्चन पैट है, आता ही आता है, ठीक है ना। जैसे मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है, भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार का परिवर्तन है। 2015 के आप लोगों के जो जूनियर अकाउंटेंट का जो एग्ज़ाम था उस एग्ज़ाम में 2015 में इस प्रश्न को पूछा गया था। तो भौतिक व रासायनिक परिवर्तन का एक प्रश्न साथियों निश्चित रूप से एग्ज़ाम में आता ही आता है। फिर मैं आपको बता दूं, एक प्रश्न आप लोगों को कम से कम मिलेगा रासायनिक अभिक्रिया से। और आपको एक चीज़ याद रखनी है कि रासायनिक अभिक्रिया से जब एक प्रश्न बनता है तो साथियों निश्चित रूप से वह प्रश्न रेडॉक्स अभिक्रिया से बनता है। जैसे कि आप पढ़ते हैं ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का निकलना। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीजन का निकलना अपचयन होता है। हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन होता है जबकि हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण होता है। इस तरीके से कुछ प्रश्न अपने पेपर में बनने की संभावना रहती है। और जूनियर अकाउंटेंट जैसे एग्ज़ाम में आप लोगों को मैं बता दूं कि इस जगह से जब प्रश्न आते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया देकर हम लोगों से ऑक्सीकारक और अपचायक जैसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो एक प्रश्न इस जगह से और एक प्रश्न रासायनिक अभिक्रियाओं से आपके एग्जाम में बन सकता है। वैसे बन तो 3 प्रश्न भी सकते हैं, लेकिन कम से कम, मैं कम से कम की बात कर रहा हूँ, तो 2 प्रश्न निश्चित रूप से आते हैं। और इसमें मैंने आपको बता ही दिया, जैसे पिछली बार मोमबत्ती का जलना था, है ना, तो आगे हो सकता है जैसे बर्फ़ का पिघलना, धातुओं का पिघलना, भौतिक परिवर्तन, है ना, और खाद का बनना रासायनिक परिवर्तन, ठीक है ना, भोजन का अपाचन रासायनिक परिवर्तन, दहन रासायनिक परिवर्तन, किण्वन रासायनिक परिवर्तन, है ना, और जैसे लोहे का चुंबक में बदलना भौतिक परिवर्तन, बल्ब का जलना भौतिक परिवर्तन। ऐसे छोटे छोटे प्रश्न बिल्कुल बेसिक लेवल के प्रश्न होते हैं जो 10वीं क्लास तक का कठिनाई स्तर रखते हैं। इस जगह से प्रश्न आ सकते हैं। एक मैं आपको बता दूं, धातु, अधातु और उपधातु। तो दोस्तों, इसमें से आप लोगों को मैं बता दूं कम से कम 2 क्वेश्चन आप लोगों को आराम से मिलेंगे। कुछ जनरल प्रश्न तो इस तरीके से भी आ सकते हैं, जैसे पिछले भर्ती परीक्षाओं में प्रश्न आ रखे हैं, है ना, द्रव धातु कौन सी है, मरकरी, द्रव अधातु कौन सी है, ब्रोमीन। ऐसे जनरल भी आ सकते हैं, लेकिन कई बार थोड़ा सा प्लस लेवल के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। जैसे कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय, अधातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय, और उभयधर्मी ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्लीय व क्षारीय दोनों प्रकार के। 2015 का जो जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम है उसमें उभयधर्मी ऑक्साइड से प्रश्न पूछे गए थे। उभयधर्मी ऑक्साइड मोस्टली लेड ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड और टिन ऑक्साइड को बोला जाता है। तो ये 4-5 एग्जाम्पल 10वीं क्लास में हूबहू दिए हुए हैं और उस जगह से उभयधर्मी ऑक्साइड से एक प्रश्न 2015 के जूनियर अकाउंटेंट में बना था और उम्मीद है कि इन फ्यूचर भी इस जगह से प्रश्न पेपर में आ सकता है। तो आप याद रखें, 2 प्रश्न कम से कम इस जगह से बनेंगे। एक तो ऑक्साइड वाला प्रश्न बनने की संभावना रहती है और एक मैंने जैसे आपको जनरल बताया, है ना, कि द्रव धातु बताओ, है ना, सबसे ज़्यादा मतलब विद्युत की चालक धातु बताओ, सबसे ज़्यादा मुलायम धातु बताओ, वो धातु बताओ जो पिघलने लग जाती है। इस तरीके के जनरल क्वेश्चन। या फिर अयस्कों से प्रश्न आ सकते हैं, जैसे लोहे के अयस्क बताओ, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, है ना,
और तांबे के अयस्क बताओ, जैसे मेलाकाइट, इस तरीके के पेपर में भी प्रश्न आपके बन सकते हैं। जैसे सिनाबार किसका अयस्क होता है, मरकरी का। गैलेना किसका अयस्क होता है, शीशे का। इस तरीके के प्रश्न भी हमारे अयस्कों से भी बन सकते हैं। अब हमारे पास आता है हाइड्रोकार्बन। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, हाइड्रोकार्बन में से मुझे लगता है कम से कम 3 प्रश्न आने चाहिए। क्यों? क्योंकि एक तो देखो हाइड्रोकार्बन जो श्रेणी है उससे भी प्रश्न आ सकते हैं। एल्केन के फॉर्मूले, एल्कीन के फॉर्मूले और एल्काइन के फॉर्मूले, है ना। CNG LPG, ठीक, CNG में मेथेन, LPG में आप जानते ही हैं कि उसमें प्रोपेन और ब्यूटेन, ठीक है ना, उसको हम लोग शामिल करते हैं। तो इस तरीके का प्रश्न आपके पेपर में बन सकता है। एक साबुन से प्रश्न आ सकते हैं, साबुन और अपमार्जक, ठीक है ना। तो आप इसमें भी थोड़ा ध्यान दें, साबुन अपमार्जक से निश्चित रूप से पेपर में प्रश्न आता है। और एक प्रश्न बन सकता है आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। क्यों? क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन को सिलेबस में अलग से मेंशन किया गया है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के रासायनिक सूत्र पूछे जा सकते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के आंकिक सूत्र भी पूछे जा सकते हैं। जैसे पिछली भर्ती परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए थे कि फ्रियोन 012 का सूत्र बताइए, CF2Cl2, इस तरीके के। तो आप क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी जब पढ़ें तो उसको भी आप सही तरीके से एनालिसिस करके पढ़ें। केवल मात्र इतना न पढ़ें कि फ्रिज में कौन सी गैस होती है और आप बता दें क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इस तरीके का प्रश्न नहीं आता। जब कार्बन अपनी संयोजकताएं क्लोरीन और फ्लोरीन से पूरी करता है तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनते हैं और उनके आंकिक सूत्रों से भी प्रश्न पेपर में आने की संभावनाएं रहती हैं। अगर आप पुराना पेपर देखेंगे तो आपको इसका आइडिया हो जाएगा। तो आप खुद सोच के देखिए, 3, 2, 5 और 2, 7, कम से कम 7 प्रश्न, कम से कम 7 प्रश्न मैं बता रहा हूँ। बाकी अगर आप धातु या धातु में से देखेंगे तो 1 प्रश्न और भी बन सकता है ना। भौतिक व रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अपक्रिया में देखेंगे तो रेडॉक्स अपक्रियाएं तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ ही विस्थापन और द्विविस्थापन अपक्रियाएं भी आजकल ट्रेंडिंग में हैं। और साथ ही साथ एक चीज़ मैं इसके अंदर और ऐड कर देता हूँ कि उत्प्रेरकों से भी पेपर में प्रश्न आ सकते हैं। माने अगर उत्प्रेरक से भी प्रश्न डाले तो 3 उसमें आ सकते हैं, एक आधा इसमें भी बन सकता है। तो 3, 3, 6 और 3, 9, लगभग रसायन विज्ञान से 3 टॉपिक से 9 प्रश्न बनने की उम्मीद है। कम से कम मैंने आपको बताया कि 7 प्रश्न है और मैक्सिमम 9 प्रश्न है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि 12-13 प्रश्न आ जाए, इस तरीके का नहीं आ सकता। क्योंकि हम जानते हैं कि टोटल सिर्फ और सिर्फ विज्ञान से 25 ही क्वेश्चन पूछे जाने हैं। उसके बाद में आप देखिए साथियों, विद्युत धारा और प्रकाश, ठीक है ना। आपको मैं बता दूं, विद्युत धारा में कम से कम 3 क्वेश्चन आने की संभावनाएं रहती हैं। एक तो इनके मात्रक पूछे जा सकते हैं, विद्युत धारा का मात्रक जैसे आप एम्पियर पढ़ते हैं, है ना। संयोजन के जो फॉर्मेशंस होती है वो पूछे जा सकते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, है ना, उनकी विशेषताएं, उनके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी अपने पेपर में आ सकते हैं। तो विद्युत धारा वाला टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर सेल के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, डायनमो से भी प्रश्न आ सकते हैं। आपने सुना होगा डायनमो से भी निश्चित रूप से पेपर में प्रश्न बनते हैं। और डायनमो के 2 टाइप आपने सुने होंगे, अल्टरनेट करंट एंड डायरेक्ट करंट, प्रत्यावर्ती धाराजनितर और दिष्ट धाराजनितर, है ना। आर्मेचर, ठीक है ना, फील्ड मैग्नेट, है ना, ब्रश, सर्पी वलय, स्लिप रिंग जिसको अपने बोलते हैं, AC जनरेटर। और स्प्लिट रिंग में आप लोग यानी कि दिष्ट धाराजनितर में आप पढ़ते हैं आर्मेचर होता है, ठीक है ना, उसमें फील्ड मैग्नेट भी होती हैं, उसमें ब्रश भी होते हैं और उसमें विभक्त वलय दिक् परिवर्तक यानी कि स्प्लिट रिंग होते हैं। तो ये प्रश्न पेपर में बहुत बार आता है। मैं आपको फिर बता दूं, ये प्रश्न बहुत बार आता है। AC का कौन सा पार्ट नहीं है, DC का कौन सा पार्ट नहीं है, फिक्स प्रश्न है। इस तरीके का प्रश्न भी पेपर में आने की संभावनाएं बनती हैं। तो मान के चलो कम से कम आपको 3 क्वेश्चन, एक तो मात्रक से निश्चित रूप से, है ना, मात्रक से निश्चित रूप से पेपर में प्रश्न आता है। विद्युत धारा का मात्रक पूछ लेता है, जैसे मैंने आपको बताया इस तरीके से, ठीक है ना। तो एक तो ये प्रश्न आप याद रख के चलें। एक सेल वाले प्रश्न उम्मीद है उन जगह से आते हैं, और एक डायनमो के अंदर जो मैंने आपको बताया उस जगह से प्रश्न आते हैं। या फिर आप समांतर और श्रेणी क्रम संयोजन से भी पेपर में प्रश्न देख सकते हैं। तो इस जगह से भी पेपर में प्रश्न आते हैं, आप याद रखें। ओम के नियम से भी प्रश्न आ सकते हैं, उनकी कुछ विशेषताएं पूछी जा सकती हैं। फिर हमारे पास आता है साथियों प्रकाश। मान के चलो कम से कम 3 और मैक्सिमम 4 प्रश्न आपको प्रकाश से भी मिल सकते हैं। 3 से 4 प्रश्न आराम से प्रकाश टॉपिक से आपको मिलने वाले हैं। अब देखो, प्रकाश में आप परावर्तन और अपवर्तन, परावर्तन के नियम उसकी परिभाषाएं, अपवर्तन के नियम उसकी परिभाषाएं, और परावर्तन में आप जब दर्पण पढ़ते हो तो दर्पण की टोटल परिभाषाएं, ठीक है ना। दर्पण के अंदर आप ध्रुव किसे कहते हैं, दर्पण में आप त्रिज्या किसको बोलते हैं, फोकस दूरी क्या होती है, फोकस दूरी त्रिज्या में क्या संबंध है ना, बिंब की स्थिति और प्रतिबिंब की स्थिति आदि, इस तरीके के प्रश्न पेपर में आने की संभावनाएं रहती हैं। दर्पण कौन कौन से हैं, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, इनसे बनने वाले प्रतिबिंब और उनकी विशेषताएं पेपर में आने की संभावनाएं रहती हैं। जैसे कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब हमेशा कैसा रहता है, आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा। अवतल दर्पण में वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा।
ऐसे जनरल प्रश्न पेपर में आ सकते हैं, ठीक है ना। समतल दर्पण में आप समझते ही हैं, है ना, आभासी प्रतिबिंब होता है, सीधा होता है और वस्तु के हमेशा बराबर प्रतिबिंब बनता है। इस तरीके के प्रश्न पेपर में आ सकते हैं, मैं आपको बता दूं। फिर अपवर्तन लेंस के प्रश्न भी पेपर में आ सकते हैं। वर्ण विक्षेपण निश्चित रूप से पेपर में प्रश्न आता है। जूनियर अकाउंटेंट 2015 में प्रश्न माना था कि जब प्रकाश का वर्ण विक्षेप होता है तो उस वक्त मध्यमान रंग किसे बोला जाता है। तो साथियों, पीले रंग को मध्यमान रंग बोला जाता है। ये प्रश्न जूनियर अकाउंटेंट 2015 के एग्जाम में पूछा गया था। उसके बाद मैं आपको बता दूं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के भी पेपर में प्रश्न आ सकते हैं, ठीक। तो आप याद रखें। फिर दृष्टि दोष है, उस जगह से भी प्रश्न आ सकते हैं। और एक एक प्रश्न करके देखें तो 3 और मैक्सिमम 4 प्रश्न, यानी कहने का मतलब दोनों में से या तो 6 प्रश्न आते हैं या फिर 8 प्रश्नों का आंकड़ा इस जगह से बनने की संभावनाएं रहती हैं। फिर आपको मैं बता दूं, पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी। इकोलॉजी में कम से कम आप लोगों को 3 क्वेश्चन आराम से उम्मीद है कि आ सकते हैं। जैसे कि 2015 का जब जूनियर अकाउंटेंट आया था तो उसमें प्रश्न पूछा था, भारतीय पारिस्थितिक विज्ञान का जनक किसे कहते हैं। तो भारतीय पारिस्थितिक विज्ञान का जनक प्रोफेसर रामदेव मिश्रा को कहते हैं, जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के पद पर कार्यरत थे, ठीक। तो उनके बारे में भी आप लोगों को थोड़ी सी सामान्य जानकारी होनी चाहिए। उसके अलावा पारिस्थितिकी के प्रकार, फूड चेन, फूड वेब, ऊष्मागतिकी के नियम, ठीक है ना, और खाद्य पिरामिड, नाइट्रोजन चक्कर, फास्फोरस चक्कर, सल्फर चक्कर, ऑक्सीजन चक्कर, कार्बन चक्कर, इस तरीके के जनरल जो मतलब प्रश्न बनने की उम्मीदें हैं वो भी आपके पेपर में आ सकती हैं। तो इकोलॉजी से मेरा मानना है कि कम से कम आप लोगों को 3 प्रश्न मिलेंगे। इकोसिस्टम के टाइप भी पूछे जा सकते हैं, ये भी प्रश्न आ सकता है। इकोसिस्टम शब्द किसने दिया, क्योंकि हमारे सिलेबस में इकोसिस्टम शब्द मेंशन किया हुआ है। हमारे सिलेबस में इकोलॉजी नहीं है, इको शब्द मेंशन किया हुआ है। तो प्रश्न ये भी आ सकता है, इकोसिस्टम शब्द किसने दिया, एजी टेंस लेने। इकोलॉजी शब्द का अर्थ बताओ, आवास का अध्ययन। ऐसे प्रश्न पेपरों में आने की उम्मीदें रहती हैं। तो 3 प्रश्न मान के चलिए। और जैव प्रौद्योगिकी में भी मेरा मानना है कि आपको कम से कम 2 या 3 प्रश्न उम्मीद है कि इस जगह से बन सकते हैं। जैव प्रौद्योगिकी में आप टेस्ट ट्यूब बेबी पढ़ते हैं, स्टेम सेल पढ़ते हैं, ठीक, कृत्रिम गर्भाधान पढ़ते हैं, परखनीय शिशु टेस्ट ट्यूब बेबी जैसे कि मैंने आपको बताया वो भी आप पढ़ते हैं, और कर्तोतक, ठीक, टिश्यू कल्चर, उत्तक संवर्धन और जैव प्रौद्योगिकी का इतिहास, किण्वन के प्रकार आदि आदि, और कुछ वैज्ञानिकों के नाम भी आपके पेपर में आने की उम्मीदें रहती हैं। तो आप प्रौद्योगिकी टॉपिक, जो बायोटेक्नोलॉजी जो टॉपिक है, इसको भी बढ़िया स्तर पर आप जो हैं देखें। तो आपने देखा होगा, देखो 7 से 8 प्रश्न हम ऊपर पढ़े, इधर में 6 से 8 प्रश्न और लगभग 5 से 6 प्रश्न इधर। तो थोड़ा आइडिया, मतलब आइडिया है मेरा ये, है ना। और इस तरीके से आ सकते हैं, क्योंकि मैंने पिछले पेपर में आपके प्रश्न देखे हैं। रोग विज्ञान से भी मान के चलो 2 प्रश्न आप क्या सकते हैं, संक्रामक है, संक्रामक रोग। और पिछले कई भर्ती परीक्षाएं ऐसी हैं जिनमें वैक्सीन शब्द से प्रश्न बना, वैक्सीन शब्द का अर्थ बताओ। तो साथियों, वैक्सीन शब्द का अर्थ क्या होता है, गाय। इस तरीके के पेपर में प्रश्न आने की उम्मीदें रहती हैं। तो आप इस तरीके से भी प्रश्नों को पढ़ने की कोशिश करें। जीवाणुजनित रोग, विषाणुजनित रोग, प्रोटोजोआ जनित रोग और असंक्रामक रोगों को पढ़ना न भूलें। कैंसर असंक्रामक रोग है, डायबिटीज़ असंक्रामक रोग है। और कैंसर और डायबिटीज़ में से भी प्रश्न आने की भरपूर उम्मीदें हैं, क्योंकि डायबिटीज़ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें बन जाता है। जंतुओं और पादपों का आर्थिक महत्व मान के चलो 2 से 3 क्वेश्चन इस जगह से भी पेपर में आ सकते हैं साथियों। तो ये बात भी आप याद रखें। अब पादपों का आर्थिक महत्व कहने का मतलब सब्जियां, फल, ठीक है ना, अनाज आदि के बारे में अध्ययन करना, फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों के बारे में अध्ययन करना। फिर जंतुओं का आर्थिक महत्व यानी कि मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन, ठीक है ना, लाभदायक कीट, हानिकारक कीट आदि, इन बिंदुओं पर चर्चा करना। मुर्गी पालन है, बकरी पालन है, ऐसे। अभी पीछे आरएस का पेपर हुआ 2021 में। आरएस के पेपर में प्रश्न पता है क्या पूछा गया, कड़कनाथ क्या है। प्रश्न क्या था, कड़कनाथ क्या है। कड़कनाथ मुर्गे की एक नस्ल है, देसी मुर्गे की नस्ल है, जिसको बोलते हैं कड़कनाथ, घाघस, बुसरा आदि। तो इस तरीके के प्रश्न आ सकते हैं, जैसे कि मैंने आरएस का एग्जाम्पल दिया, ठीक है ना। जो प्रसिद्ध चीज़ें हैं वो पेपरों में आ सकती हैं। मुर्गियों के नाम लेके अपने से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। गायों की जातियाँ, नस्लें आदि अपने पेपरों में पूछे जा सकते हैं। 2 क्वेश्चन मुझे लगता है कि आने चाहिए। फिर उसके बाद में साथियों ब्लड ग्रुप से भी आपके 2 क्वेश्चन आने की संभावनाएँ रहती हैं। जब ब्लड ग्रुप से प्रश्न आते हैं तो वो किस तरीके के रहते हैं। एक तो ब्लड ग्रुप की खोज, एंटीजन, एंटीबॉडी, ठीक। एक तो ये प्रश्न आने की संभावना रहती है कि अगर एंटीजन ए है तो नाम ए, बी है तो बी, दोनों है तो ए बी, दोनों नहीं है तो जीरो। जीरो की आकृति ओ से मिलती है, इसलिए उसको अपने ओ बोलते हैं। मोटे मोटे मैं थोड़ा बता रहा हूँ कि आपको किस तरीके से उसको पढ़ने का प्रयास करना है। फिर कौन किसको ब्लड दे सकता है, सर्वदाता सर्वग्राही। आरएच कारक, आरएच कारक ध्यान दें 2021 के आरएस के भर्ती परीक्षा में भी आरएच कारक से प्रश्न पूछा गया था। सीईटी में प्रश्न आया था, पूछा था आरएच एंटीजन किस पर होता है, आरबीसी पर होता है।
एंटीजन सारे ही आरबीसी पर होते हैं, लेकिन उसने कन्फ्यूज़ करने के लिए आरएच एंटीजन अलग से दिया ताकि बच्चा कुछ एक्स्ट्रा सोचे। एक्स्ट्रा नहीं सोचना, तमाम प्रकार के एंटीजन आरबीसी पर ही देखे जाते हैं। उसके बाद में कि आरएच का प्रभाव जब बेबी पर पड़ता है, छोटे बच्चे पर पड़ता है, गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है, तो क्या क्या संभावनाएं रहती हैं। अगर पुरुष पॉजिटिव, महिला नेगेटिव और सेकंड बच्चा कंटिन्यू पॉजिटिव हो तो उससे संबंधित विकार उत्पन्न होता है, जिसको अपने इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस या गर्भ रक्ताणु कोरकता के नाम से अपने उसको जानते हैं। तो ब्लड ग्रुप से भी मैं आपको बता दूं भरपूर चांस हैं 2% आने के। हालांकि पर्सन तो फिक्स है, आना ही आना है, मैं बता रहा हूँ संख्या कितनी आ सकती है, 2%, ठीक है ना। फिर सूचना प्रौद्योगिकी में भी मैं आपको बता दूं कम से कम 2% आने की उम्मीदें हैं। तो अगर आप सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में बात करेंगे तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, सूचना प्रौद्योगिकी में ग्रह, उपग्रह, मिसाइलें आदि इन बिंदुओं पर चर्चा होनी ज़रूरी है, ठीक है ना। टेक्नोलॉजी में हमने क्या किया उस पर बात होनी चाहिए। कंप्यूटर का भी अगर आप मोटा मोटा पढ़ेंगे तो आपको अच्छी खासी जानकारी उसमें मिलेगी। इसरो वगैरह के हमारे देश में क्या योगदान है, सूचनाओं के संप्रेषण में वो किस तरीके से भूमिका निभाते हैं आदि, ग्रह उपग्रह वगैरह, इनके ऊपर आपको भरपूर जानकारी हासिल होनी चाहिए। ये टॉपिक मूल रूप से करंट के ऊपर निर्भर करता है, क्रोनोलॉजी के ऊपर निर्भर करता है, तो यहाँ से भी प्रश्न पेपर में बनने की उम्मीदें रहती हैं। मैं आपको बता दूँ टोटल 25 क्वेश्चन बनेंगे 150 में से, ठीक। अब आप गिनती मत करना कि मैंने गिनती कर ली तो बराबर है कि नहीं। मैंने मोटा मोटा आंकड़ा दिया, मैंने ये भी बताया कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनमें से एक कम भी आ सकता है तो एक आधा ज़्यादा भी आ सकता है, ठीक है ना। अगर एनालिसिस करेंगे 2, 2, 4, 3, 7, 10, 13, 16, 18, 20, 22, 24 और 2, 26, 25 क्वेश्चन की मैंने बात की थी। तो लगभग किसी जगह से एक कम एक ज़्यादा ऐसे करेंगे तो लगभग 25 क्वेश्चन का आंकड़ा हमारे पास बन जाएगा। तो साथियों मैंने आपको फिर बताया कि इस तरीके से अगर आप टॉपिक पढ़ना पसंद करते हैं, जैसे कि मैंने मोटा मोटा बताया कि कौन सा पार्ट ज़्यादा फेमस है, किस पार्ट से पेपर में प्रश्न आ सकते हैं, तो अगर इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको 22 क्वेश्चन 25 में से आराम से जो है मतलब आप हल करने लायक उसमें हो जाएंगे। मैं भी कोशिश करूंगा कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड में आप लोगों को जूनियर अकाउंटेंट की सामान्य विज्ञान के टॉपिक्स करवा सकूं। आपको आज की जानकारी कैसी लगी, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें, सोडा क्लासेस SODHA सोडा क्लासेस, और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें इसी तरीके की नई नई वीडियो देखने के लिए। और साथ ही साथ जूनियर अकाउंटेंट से संबंधित बहुत सारे टॉपिक्स मैंने इसी अपने चैनल के ऊपर देखेंगे तो आप प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी, इकोलॉजी पूरी आपको मिलेगी, ठीक है ना। मतलब मोटी मोटी जानकारी आपको इसमें उपलब्ध होती रहेंगी, तो अगर आप उसमें इंटरेस्ट लेंगे तो आपको उसमें भी फ़ायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक्स अ लॉट।